अच्छा, कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन हो उसके हवाले से तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। एनी क्वेश्चन बाय एनी स्टूडेंट? ऑर्डिनेंस कितने लोगों के पास मौजूद नहीं है आज? इनकम टैक्स की बुक कितने लोगों के पास आज मौजूद नहीं है इधर क्लास में? अभी बाकी सबके पास है। चलो, आप आपके बराबर वाले के पास है, ठीक है, तो शेयर कर लें, लेकिन आप नेक्स्ट डे लेके आइएगा। आज हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स, और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 66 से स्टार्ट होगा। बेटी कौन सा पेज नंबर है? 106। ठीक है, पेज नंबर 106। अच्छा, अब ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आप देखेंगे भी तो सेक्शन 66 से शुरू हो रहा है ये टॉपिक, और अगले पेज पलटेंगे तो सेक्शन 73 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आमतौर पे इस छोटे से टॉपिक की जो अहमियत है वो ये है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, कॉमन रूल्स, यानी ये कुछ रूल्स बताएंगे आपको। ये तकरीबन 8 रूल्स बताएंगे आपको, ठीक है, और ये 8 रूल तमाम हेड्स ऑफ इनकम पे अप्लाई होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस ये एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का ताल्लुक बाकी तमाम सेक्शन से पड़ेगा, तो इस वजह से इसको कॉमन रूल्स बोलेंगे। ऐसे रूल जो किसी एक ऑफ हेड ऑफ इनकम के बारे में नहीं है, बल्कि हर हेड ऑफ इनकम पे अप्लाई होंगे, इस वजह से कॉमन रूल है। और अब आप, क्योंकि दूसरे टीचर्स ने आपको हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाना शुरू कर ही दिए, तो इस वजह से पहले ये कॉमन रूल्स भी पता होना आपके लिए जरूरी है। तो इसमें से पहला जो सेक्शन 66 है उसकी हेडिंग है इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास दो बंगले हैं। एक बंगला ऐसा है जिसमें मैं खुद रहता हूँ, और एक बंगला ऐसा है जो मेरी जरूरत से ज्यादा है, जिसको मैंने किराए पे उठा दिया। तो इसका मतलब है अब वहां से जो मुझे किराया आएगा वो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। सही है, जब मेरी इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो किराया शामिल हो जाएगा। एक बात हो गई, ये बड़ी आसान है। एक दूसरी मिसाल रखते हैं सामने। एक शख्स था और उसका नाम था मिस्टर असलम। तो मिस्टर असलम का भी इसी तरह से एक बंगला था जो उन्होंने किराए पे उठाया हुआ था, और उससे जो किराया आता था वो मिस्टर असलम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाता। सही है, ये बड़ी आसान बात है। फिर उसके बाद यूँ हुआ कि एक मरतबा मिस्टर असलम का इंतकाल हो गया। हंसने की बात है यार, बेटा बेचारे का इंतकाल हो गया, आप हंस रहे हैं यार? नहीं खुश हो रहे हैं या आप असलम साहब के मन में? नहीं, फिर इससे भी क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ तो होगी ना यार, ऐसे तो नहीं हंस रहे ये सारे के सारे। यहाँ से ये तो सबसे ज्यादा। क्या बोल रहे हैं भाई ये? नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, आपके बराबर वाला दोस्त भी नहीं समझ रहा आपकी बात को। नहीं तो आप क्यों हंस रहे थे? यानी इसका मतलब ये जिंदगी में जो जो काम करेंगे आप भी वही काम करेंगे, फौरन के फौरन।
वॉशरूम जाना है? नहीं, अब बताना तो पड़ेगा ना। देखिए ऐसे तो नहीं, बेफालतू में जो हंसेगा वो तो भी पागल कहलाएगा ना। कोई ना कोई वजह होगी ना हंसने की। नहीं, मुस्कुराए नहीं थे आप हंसे थे बाकायदा। मुस्कुरा तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माए हुए अंदाज में। नहीं, पाँव नहीं है ना। नहीं, आपको वैसे नहीं पता चल रहा कि आप पाँव हिला यूं करके देख रहे हैं आपके, मैं पाँव हिला रहा हूँ कि नहीं हिला रहा हूँ। असल में हर क्लास हर रोज पढ़ाने के लिए थोड़ी होती है, बातें भी तो होनी चाहिए ना साथ में। मुत्तफिक है मेरी बात से मुत्तफिक है? करें बातें ना। और फिर पहले दिखला करें ना जल्दी पहुंचते। और कुछ? लास्ट इंडियन फिल्म कौन सी देखी? सूर्यवंशी देखी? यार आपको तो टीवी देखने के अलावा कोई काम नहीं है? अरे यार आपने हर एग्जाम नहीं दिए क्या? एग्जाम नहीं दिए? अच्छा, आप क्यों हंस रहे थे बताइए। कमिंग बैक टू स्टडीज। और कितनी दफा मरे? तो मैंने एक मरतबा ही बोला ना। मैंने क्या बोला असलम 10 मरतबा मरा। तो बोला ना। कौन एक मरतबा मरता है? तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि असलम एक मरतबा मर गया। नहीं नहीं, बताए ना, कुछ गलती हो रही है तो हमें भी करेक्शन का मौका मिले। नहीं, आप सही तरह समझाए ना, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ समझाएं। मैंने बोला एक मरतबा असलम साहब मर गया। आदमी एक ही मरतबा मरता है? ऐसा कैसे एक ही मरतबा मरता है? नहीं नहीं, अब आपको मैंने ये तो नहीं बताया था ना कि असलम साहब का ताल्लुक कहाँ से हो सकता है, नेपाल का बंदा हो। टीचर कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा है ना। आप ये कैसे बोल रहे हैं कि बंदा एक ही मरतबा मरता है? यार, गालिब जानते हैं आप? गालिब, गालिब फिल्म देखी आपने? गालिब साहब बोलते, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मतलब एक से ज्यादा मरतबा मरता है ना बंदा। चोट खाए हुए लग रहे हैं। मीर तकी मीर को जानते हैं? बोलते हैं जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। इसका मतलब एक दफा से ज्यादा मरता है ना बंदा। यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन। सीखा करे टीचर से। अच्छा चलिए खैर। तो वो असलम साहब जिनके पास एक बंगला था और जो उन्होंने किराए पे दिया हुआ था, वो असलम साहब एक मरतबा तो अच्छा, असलम साहब के दो बेटे थे। एक का नाम था अकरम और दूसरे का नाम था अकबर। तो अब जाहिर है वो असलम साहब की जायदाद उनके दोनों बेटों के पास आ गई। अब दोनों बेटों के पास आ गई तो इस्लामी कवानीन में जाहिर है दोनों का हिस्सा बराबर है। तो हमें पता है कि अब जो किराया आएगा वो अकरम साहब का, आधा अकरम साहब का होगा और आधा अकबर साहब का होगा। और ये जो दोनों बंदे होंगे ये कहलाएंगे जॉइंट ओनर्स। पहले तो एक ही ओनर था लेकिन अब जॉइंट ओनर। सही है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 10 लाख किराया आया था तो इसका मतलब है 5 लाख अकरम की इनकम में जाएगा और 5 लाख अकबर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा।
तो ये तो बड़ा क्लियर है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पता था कि दोनों का हिस्सा बराबर। लेकिन फर्ज कर लीजिए कभी कोई ऐसा केस हो कि आपको ये बता दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए और मिस्टर बी की है, ये प्रॉपर्टी, और इससे रेंट आता है 10 लाख। लेकिन आपको ये ना बताया जाए कि इसमें ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा है, यानी पता ही नहीं हो आपको सिरे से। तो अब क्या करें? अब अगर आप दोनों के हिस्से में 5-5 लाख बांट देंगे और दोनों की इनकम 5-5 लाख ट्रीट कर लेंगे और दोनों के ऊपर 5-5 लाख के ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो ये सिर्फ एक समझे गैस वर्क होगा। ये यकीनी बात नहीं होगी कि वाकई क्या उसके पास 5 लाख आने थे कि नहीं आने थे और वाकई क्या दूसरे के पास 5। तो यानी ये जो दूसरा केस मैंने आपको बताया, इसमें हमें इनके शेयर मालूम नहीं है, असर्टेंड नहीं है, ये डिटरमिन्ड नहीं है, ये नोन नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। ये इस सूरत में अब हम इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इस जॉइंट ओनरशिप को एक पार्टनरशिप ट्रीट कर लेते हैं। पार्टनरशिप का नाम इनकम टैक्स में हमने क्या रखा हुआ है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी रखा। तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि इसमें से इतना रेंट ए का है, हम ये नहीं बोलते कि इतना रेंट बी का है, हम बोलते हैं कि पूरा 10 लाख रेंट ए बी का है। यानी एक शख्स था ए, एक शख्स था बी और एक तीसरा शख्स क्रिएट कर लिया हमने और उसका नाम रख दिया ए बी। और उसकी नेचर क्या है? पार्टनरशिप की, एसोसिएशन। और इस पार्टनरशिप की इनकम 10 लाख ट्रीट कर ली और उसके ऊपर टैक्स लगा। सही है? तो ना हमने ए पे जाती तौर पे कोई टैक्स लगाया, ना हमने बी पे जाती तौर पे कोई टैक्स लगाया, बल्कि हमने जो टैक्स लगा लिया वो किस पे लगा लिया? ए बी पे लगा लिया, क्योंकि इसका हमें पता था कि इसको 10 लाख मिले। अब वो आगे पीछे उनकी क्या तकसीम हुई है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को उसके हिस्से का टैक्स मिल गया। बस यही बात आपको सेक्शन 66 बताने वाला है कि अगर, यानी अब जो उसूल आ गया वो क्या आ गया कि अगर ज्वाइंट ओनर्स के शेयर मालूम है तो इंडिविजुअली एलोकेट कर दें और उस पर टैक्स लगा दें, और अगर शेयर नहीं मालूम है तो पार्टनरशिप ट्रीट कर लें, एओपी ट्रीट कर लें और एक जगह टैक्स लगा दें। अब मैं आखिरी मर्तबा इसको दूसरी तरह से बोल लेता हूं कि अगर शेयर मालूम है तो पार्टनरशिप ट्रीट नहीं होगी, तो पार्टनरशिप ट्रीट नहीं होगी, बल्कि ये सेक्शन की लैंग्वेज ये मिलेगी। अभी हम जब पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा होगा कि अगर एक प्रॉपर्टी के 2 या उससे ज्यादा ओनर होंगे और उनका शेयर डेफिनेट और असर्टेनेबल होगा तो उन्हें पार्टनरशिप ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि इंडिविजुअल शेयर उनकी इनकम में चला जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में बोल रहा है कि अगर शेयर नहीं मालूम होंगे तो ठीक है। सेक्शन 66 लिखा हुआ है, देखिएगा। Where a property is owned by 2 or more persons and their respective share are definite or ascertainable, the persons shall not be assessed as an association of persons. The persons shall not be assessed as an association of persons, and share of each member shall be taken to his respective income. और हर मेंबर का शेयर उसकी जाती इनकम में चला जाए। अंडरलाइन करने के लफ्ज हैं डेफिनेट, असर्टेनेबल और shall not be assessed as association of person। यानी अगर शेयर मालूम है तो पार्टनरशिप ट्रीट नहीं करते। बहुत ही आसान है, इसमें यानी कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। अब देखिए आपने कि ये सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया, मैंने दो से तीन मरतबा पहले सारी बात आपको समझा दी
जब आप वो बात अच्छी तरह समझ गए, अपनी जबान से भी आपने अदा कर दिया, तो फिर हमने देख लिया कि लिखा हुआ भी वही है। अब जो कुछ मैंने समझाया था, अगर जब लिखा हुआ हमने पढ़ा और अगर मेरी बताई हुई बात में और लिखी हुई बात में कोई तजाद आए तो उसी वक्त पूछिएगा। ये मैं आपको पूरे सेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीकेकार हमारा कुछ इस तरह का होगा। सही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आज जब ये क्लास अटेंड हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे को होगी शायद, ठीक है, शायद नेक्स्ट मंडे को। तो नेक्स्ट मंडे को से पहले पहले जो कुछ आज पढ़ाया जाए उसको जाके स्टडी टेक्स्ट में एक दफा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट में उसी चीज को ढूंढ लीजिएगा और तो उसमें क्या होगा कि एक दफा मैंने आपको समझाया, एक मर्तबा मैंने इससे पढ़ाया आपको, शाम को या अगले दिन आपने वो स्टडी टेक्स्ट से जाके पढ़ा, तो आपने जब उसको पढ़ा और उसको पढ़ के आपने जो मुझसे सुना था और जो इधर देखा था उसको कंपेयर करें। वो आमतौर पे वो मेरी बताई हुई बात कोई ज्यादा और तफसील से बता रहा होगा, लेकिन जब आप ये करें और कहीं आपको लगे कि टीचर ने तो कुछ और बोला था, यहाँ स्टडी टेक्स्ट में कुछ और लिखा है, फिर अगली क्लास में पूछिए आके। सही है, ताकि तीनों बातें एक ही पेज पे आ जाएं, मेरा बताया हुआ, ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ और स्टडी टेक्स्ट में होगा वो सभी एक, लेकिन हो सकता है कि जब आप उधर से पढ़ें तो आपको कुछ अल्फाज के फर्क होने की वजह से वो बात दूसरी समझ में आए। तो ये आपका तरीका होगा। स्टडी टेक्स्ट को आपको याद होगा कि मैंने जब पहली क्लास थी मैंने आपको बोला था वो क्लास में लाने की जरूरत नहीं। स्टडी टेक्स्ट का मकसद ही मैंने ये रखा हुआ है, जो कुछ यहाँ पढ़ेंगे उसको घर जाके कंफर्म करेंगे स्टडी टेक्स्ट में। सही है, इस वक्त बाय एनी चांस किसी के पास स्टडी टेक्स्ट यहाँ मौजूद है? एक मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपको ये बता दूं कि ये वाले जो आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ये कौन से चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जी पेज नंबर 67 से आपको ये मिलेगी बेटी, आगे दे दीजिए ना। पेज नंबर 67 ऑनवर्ड्स फिर ये आपको मिलेंगे, तो वो घर जाके देख लीजिएगा बाद। अच्छा खैर, सेक्शन 66 तो बोलता है वेयर ए प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय, आपस में बातें नहीं कीजिएगा, वेयर ए प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन्स एंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनिट और ascertainable, the person shall not be assessed as an association of persons and the share of each member shall be taken to his respective taxable income। चाहिए तो ये एक बात, ये हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी की, और जो जाहिर है उससे जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि फर्ज कर लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बिजनेस ही यही होता है कि वो 4-6 बंगले बंगले बना लेते हैं या फ्लैट बना लेते हैं और फिर उन फ्लैटों को या उन बंगलों को किराए पे देते हैं। ठीक है, तो किराए पे देना वैसे तो मैंने आपसे बोला कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है, लेकिन इस केस में तो ये बिजनेस ही इनका रेंटिंग करना है। तो अब एक नई बात ये बोल रहे हैं कि ये जो मैंने पिछला अभी रूल बताया आपको, ये उस सूरत में अप्लाई नहीं होगा जब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का केस है। नीचे देखें,
सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई इन केस द इनकम फॉल्स, मेरे अल्फाज थोड़े से फर्क हो सकते हैं जो ऑर्डिनेंस में लिखा है, लेकिन मीनिंग वही, इन केस द इनकम फॉल्स अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर ये केस इनकम फ्रॉम बिजनेस का हो, जहाँ पे रेंटिंग करना बिजनेस हो, तो फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा जो मैंने अभी बताया। आगे जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे तो ये बात मजीद क्लियर भी हो जाएगी। आगे चलते हैं सेक्शन 67 अपॉर्चनमेंट ऑफ डिडक्शन। इसको मैं रोक के फिलहाल इससे अगले सेक्शन पे आता हूँ, 68 पे आता हूँ। तो 67 के ऊपर आप लिख लें आउटस्टैंडिंग, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको। तो वापस आ जाते हैं 68 के ऊपर, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा अब ये भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप जब भी कोई बाइंग सेलिंग की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, या मिसाल के तौर पे आपकी अपनी गाड़ी है, और अक्सर लोग होता है कि अपनी एक पुरानी गाड़ी को बेचते हैं और नई गाड़ी ले लेते हैं, या कुछ, या आम जिंदगी में हम अक्सर और बेचते हैं। मोबाइल फोन्स की मिसाल ले लीजिए, तो आपने मोबाइल फोन आपका, अगर आपने 20,000 का खरीदा था और आज आप ये सोचते हैं कि यार इसको निकाल के और कोई दूसरा मोबाइल लूँ, तो आप तो जब अपने किसी दोस्त से डिस्कस करेंगे मैं ये करने वाला हूँ, तो वो आपसे पहले पूछेगा क्या मार्केट वैल्यू है तुम्हारे फोन की, इस किस्म की बात। तो मार्केट वैल्यू का लफ्ज हमारी जिंदगी में बड़ा आम सा गुजरता है ये, और आप सबको ही पता है कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, सही है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू का लफ्ज नहीं यूज किया, बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू का लफ्ज यूज किया है। तो इसमें जाहिर है कुछ ना कुछ खास बात होगी जो अलग से एक रूल बनाने की जहमत करना पड़े। सबसे पहले तो आसान लफ्जों में आप में से कोई भी मुझे बता दें कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो ये भी आसमान से रूल नहीं ले आएगा, आपने जो बताएंगे उसी में से कुछ रिफाइन करके एक रूल बना देंगे आप। तो आम कोई भी स्टूडेंट बताएं क्या क्या होती है मार्केट वैल्यू, क्या होती है आसान लफ्जों में, उर्दू में। यानी अगर इसको बेचा जाए मार्केट में तो तकरीबन कितने पैसे आते हैं, यानी काम की बात ही करें ना, अगर इसको मैं बेचूंगा तो कितने पैसे आते हैं अंदाजन। मतलब जरूरी नहीं है कि 556 रुपए आए, हो सकता है 560 आ जाए, हो सकता है 400 आ जाए, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। मार्केट वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट नहीं आती है, एक रेंज आती है। यार आपकी गाड़ी कितनी यार 22-23 लाख तक की होगी, ऐसे ऐसे होती है ना, रेंज होती है मार्केट वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं होती है कि 22 लाख 5,500 होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आसान लफ्जों में ये बोलें कि मार्केट वैल्यू एक ऐसी कीमत होती है जो किसी चीज को मार्केट में सेल करने से हासिल हो सके, सही है ना, ये इसकी। अच्छा आपको याद होगा कि ये जब कोविड आया तो, अच्छा तो आपने कोविड से पहले भी देखा होगा कभी कभी, यानी कभी हॉस्पिटल क्लिनिक जाते हो तो वहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, कंपाउंडर वगैरह होते हैं, या मेल नर्स वगैरह होते हैं, तो वो ये मास्क पहने होते ही थे। ठीक है, तो जब कोविड बिल्कुल नया नया आया तो ये तकरीबन ये जो मास्क था ये 10-12 रुपए में मिलता था आपको मेडिकल स्टोर से। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 50-50 रुपए का हो गया, या सैनिटाइजर जो एक आम सी बोतल छोटी, वो उसकी 200 की होती थी, वो उन दिनों में 500 की भी नहीं मिली, सही है ना। तो अब अगर उसकी मैं आपसे बोलूं कि मार्केट वैल्यू कितनी थी, तो मार्केट वैल्यू तो 200 रुपए थी। लेकिन अगर सोचिए उस 2019 के उस टाइम को, कि अगर आप में से कुछ लोगों ने खरीदा हो जाके, तो वो 500 की मिल रही थी बोतल, या 700 की मिल रही थी वो छोटी सी बोतल। तो क्या वो जो थी तो मार्केट वैल्यू। अब अगर मैं उन दिनों में वापस जाऊं, आपसे बोलूं कितने की चल रही है सैनिटाइजर की बोतल, तो आप बोलेंगे मार्केट वैल्यू इस वक्त 700 रुपए, सही है ना, थी ना उस वक्त 700 रुपए मार्केट। अब क्या उसकी औकात 700 की थी, औकात 700, यानी मार्केट वैल्यू तो थी, लेकिन दैट वाज फेयर नहीं थी, वो फेयर नहीं थी मार्केट। तो इनकम टैक्स वाला जो लफ्ज ला रहा है वो मार्केट वैल्यू नहीं ला रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ला रहा है। अच्छा चलिए, आप लोगों ने जाहिर है जिंदगी में कभी कोई, पाकिस्तान में तो कोई जंग नहीं देखी होगी, लेकिन जनरली आपने इकोनॉमिक्स अगर थोड़ी पढ़ी है, और वैसे भी, तो
अच्छा, इसी बात को मैं, तो वो क्या हुआ था, वो सैनिटाइजर का 700 रुपए क्यों हो गई थी उसकी वैल्यू? डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, क्या सिर्फ डिमांड बढ़ने से हुई थी? सप्लाई भी कम थी। आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की गई थी उसकी, दुकानदार रख के बैठ गए थे कि और ऊपर बढ़ेगी, और फिर यानी उसमें मौका परस्त भी आ गए थे बहुत सारे, अपॉर्चुनिस्ट। यस, दैट इज। तो यानी एक आर्टिफिशियल डिमांड तो शायद चले एक्चुअल थी, लेकिन आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की गई, और हालात भी ऐसे थे, तो लोगों के लिए वो बिल्कुल ही लाइफ सेविंग टाइप की चीज थी उस वक्त। तो खैर, अच्छा इसी तरह, अच्छा उस वक्त आप और भी देखें, आप राशन वगैरह भी लोगों ने अपने घर में स्टोर करना शुरू कर दिया था, और चीजें भी सही है। अच्छा, इसी तरह फर्ज कर लीजिए जो हालत जंग होती है, आपके सामने तो नहीं गुजरी जाहिर है, लेकिन हालत जंग में आप क्या समझते हैं, चीजों की कीमत बढ़ जाएगी कि गिरेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं घर में चीजों। तो इसका मतलब है जब उन चीजों की वैल्यू बढ़ी, हालांकि उनकी वो औकात नहीं थी, लेकिन उन सरकमस्टांसिस की वजह से भी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि द सरकमस्टांसिस वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब मैं ये नया लफ्ज आप, तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि किसी चीज की मार्केट वैल्यू अपनी औकात पे कब होगी, आम हालात में, सही है ये बात, खास हालात में नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में नहीं, कब? ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस। आप में से किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई? काफी लोगों ने पढ़ी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कब? जंग की सूरत में? और कुछ? किसी को डेफिनेशन रटी हुई भी है उसकी? किसी ने रट्टा लगाया हो कभी नेट रियलाइजेबल वैल्यू? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और ये वो इस तरह की बातें सुनी हुई है किसी? चलें, तो अब आज के बाद ये याद रखिए कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी जब किसी चीज की देखी जाती है तो वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देखी जाती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू की IS 2 के अंदर जो डेफिनेशन भी दी हुई है, वो भी यूं ही बोलता है कि एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और अब बिल्कुल उसी से यहाँ पे सेक्शन 68 के ऊपर आ जाते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, फेयर मार्केट, मुझे ये बताइए कि अभी आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना पढ़ा है? क्वेश्चन किया है या थ्योरी पढ़ी है थोड़ी? नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा ना, कुछ थोड़ा बहुत बताया भी तो होगा ना, क्या होता है रेंट, क्या होता है प्रॉपर्टी, क्या होती है? अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि एक सवाल मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से। फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक फ्लैट है, और जो वो अगर मैं किराए पे दूं तो वो 50,000 रुपए पर मंथ किराए पे उठ जाए, सही है, और अगर उठ गया तो इसका मतलब है मेरे पूरे साल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए हो जाएगी। बड़ी आसान है। लेकिन फर्ज कर लीजिए, और मार्केट में उसके इर्द गिर्द जितने भी फ्लैट हैं उस एरिया में उतने बड़े, उनकी मार्केट वैल्यू ऐसे ही चल रही है 50,000, 55,000, 48,000, 47,000। यानी जनरली जो रेंट की वैल्यू चल रही है, आप भी होते हैं ना कभी रेंट पे लेने जा रहे हैं किसी इलाके में, गुलिस्तान जौहर में आप 400 गज का बंगला देखेंगे तो वो बोलेगा आपसे 90,000 रुपए रेंट। और अगर आप PCHS में 400 गज का बंगला देखेंगे तो वो आपसे बोलेगा 1.5 लाख रुपए रेंट। सही है ना, इलाके के हिसाब से रेंट की भी मार्केट वैल्यू होती है। तो खैर इसी तरह मेरा एक फ्लैट है जो कि मैंने 50,000 रुपए पर मंथ रेंट पे दिया हुआ है। तो इत्तेफाक से मेरे एक करीबी रिश्तेदार को भी किराए पे मकान की जरूरत थी, मैंने उससे बोला कि चलो तुम ये ले लो। अब जाहिर है मेरा तो इरादा यही था कि इससे 50,000 नहीं, चलो रिश्तेदार है 46,000 ले लूंगा इससे, मैं कोई बात नहीं। रिश्तेदार वो मुझसे ज्यादा बड़ी रिश्तेदारी निभाने के चक्करों में था, तो मुझसे बोल रहा है कि 40,000। तो फर्ज कर लीजिए मैंने मान ली उसकी बात, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वैसे तो मेरा रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6 लाख होने वाली थी,
लेकिन अब इस अरेंजमेंट की वजह से सिर्फ 4,80,000। इनकम टैक्स वाले के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या करे? आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताएं? 6 लाख ट्रीट करेगा मेरा रेंट, आपके क्या ख्याल में? 4,80,000? कितने लोग बोलते हैं 6 लाख मेरा रेंट ट्रीट करेगा वो? क्यों? आप बताइए क्यों? इस पे अनस ने आपको कुछ बताया है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो फेयर मार्केट रेंट होगा, जो फेयर मार्केट रेंट होगा उस पर चार्ज किया जाएगा, सही है ना? तो इसका मतलब ये है कि कमिश्नर मुझसे ये बोलेगा कि अजीम साहब आपने जो टैक्स पे करना है वो 6 लाख के रेंट पे करना है, और मैं उससे बोलूंगा, मैं सबसे पहले तो ये कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा, नहीं जी मैंने तो सिर्फ 4,80,000 हल्फन इकरार करता हूँ कि मैंने 4,80,000 रेंट वसूल किया है। कमिश्नर बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं मानता आपकी बात, फिर मैं रोना धोना शुरू कर दूंगा, कुरान शरीफ हाथ पे पकड़ के फिर मैं बोलूंगा नहीं मैंने कुरान शरीफ की कसम मैंने तो 4,80,000 ही रेंट लिया है। तो कमिश्नर बोलेगा तुम पागल हो गए हो क्या, तुम 6 लाख की चीज 4,80,000 में दे रहे हो? तो मैं बोलूंगा कि भाई रिश्तेदार है मेरा, साला है साला, सही है ना? तो इस वजह से मैंने तो ये बहुत कम रेंट पे दे दिया। तो कमिश्नर का अगला जुमला ये होगा कि गवर्नमेंट का टैक्स एक तरफ और सारी रिश्तेदारी दूसरी। सेक्शन 15 पे 1 मिनट को आएंगे तो जरा देखते हैं। सेक्शन 15 42, पेज नंबर 42 पे सेक्शन 15 है, इसके सब सेक्शन 4 पे आते हैं हम एक नजर। सब सेक्शन 4 बोलता है वेयर द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन फेयर मार्केट रेंट द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट इक्वल टू फेयर मार्केट। बोला अगर आपने जो रेंट रिसीव किया या रिसीव करना है वो फेयर मार्केट रेंट से कम होगा तो तसव्वुर कर लिया जाएगा कि आपने फेयर मार्केट रेंट रिसीव। तो यानी ये जो बात आपको पढ़ाई जाती है वो ऐसे नहीं कहीं ना कहीं लिखी जरूर होगी। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखा दिया कि अनस ने जो कुछ बोला था वो यहाँ लिखा हुआ भी है, क्योंकि अनस आमतौर पे ऑर्डिनेंस से शायद नहीं पढ़ाते हैं। चले वापस आए, तो एक बात तो हमें ये पता चल गई कि फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ गुड्स की नहीं होती, सिर्फ एसेट्स की नहीं होती, सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं होती, बल्कि रेंट की भी होती है। और क्या होता है, और सर्विसेज की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। मैं बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके सामने यहाँ टेक्स्ट 2-3 टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। अब इन 3 टीचर में से एक तो शख्स अजीम है, सही है ना, और टीचिंग एक्सपीरियंस अगर देखें तो जाहिर है 25 साल का तजर्बा रखते हैं। दूसरे टीचर शमीर हैं, शमीर भी अब तकरीबन 10 साल का तजर्बा रखते हैं, सही है। तीसरे अनस हैं जो कंपैरेटिवली कम तजर्बा रखते हैं, सीए को पढ़ाने का कम तजर्बा रखते हैं, वैसे तो टीचिंग का वो भी बहुत रखते हैं तजर्बा, लेकिन सीए को पढ़ाने का उनका 4-5 साल का तजर्बा होगा मेरे ख्याल में। तो अब ये 3 मुख्तलिफ लेवल के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और तीनों पढ़ाने के पैसे लेते होंगे जाहिर है ताबानी साहब से। तो अब आपका क्या ख्याल है, क्या ताबानी, मिसाल के तौर पे मैं, ये फर्जी फिगर है, इससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं अगर 1 घंटे की क्लास लेता हूँ तो मुझे 5,000 रुपए मिले, ठीक है, ये फर्जी है, इसमें कोई हकीकत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, या तो इससे बहुत ज्यादा है या इससे बहुत कम है ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए कि मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ यहाँ पे, घंटा पढ़ाता हूँ मतलब ठीक है, तो 5,000 रुपए लेते। तो क्या शमीर जो 1 घंटा पढ़ाते होंगे वो भी 5,000 लेते होंगे? नहीं, उनका रेट डेफिनेटली इससे कम होगा, और अनस का उनसे थोड़ा कम होगा, सही है। तो यानी
मुख्तलिफ लोगों की सर्विसेज की भी मुख्तलिफ मार्केट वैल्यू होगी। यानी मुझे आज फर्ज कर लीजिए कि कोई और कॉलेज वाला तोड़ना चाहे और वो मुझे आके बोले कि अजीम साहब आपको 8,000 रुपए, नहीं, हकीकत पसंद होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी कोई डबल रेट दे देगा। डबल रेट देगा भी तो वो 10 दिन बाद वो कॉलेज ही बंद हो जाएगा। सही है ना, ऐसे कॉलेजेस के नाम भी मुझे पता है और ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे। ठीक है, कि जो शुरू में स्टूडेंट्स को पकड़ने के चक्करों में अच्छे टीचर को इस तरह से लेके आते हैं, फिर बर्दाश्त नहीं होता उनसे खुद ही। खैर चलें, वो एक बात थी। तो सर्विसेज की भी फेयर मार्केट वैल्यू। तो या फर्ज कर लीजिए कि आजकल किसी कॉलेज से हम तोड़ना चाहें किसी और टीचर को, तो हम पहले पता करेंगे ना यार वो 1 घंटा पढ़ाने के कितने पैसे लेता है, तो फिर उससे ज्यादा ही ऑफर देंगे। और सिग्निफिकेंटली ऐसा तो नहीं है कि 5,500 की मुझे ऑफर देगा और मैं उठ के दूसरे कॉलेज चला जाऊंगा। 8,000 की ऑफर देगा तो 10,000 की। हमारी सवाल सही है ना। तो खैर, तो अब हमारे पास क्या हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू एसेट की होती है, रेंट की होती है, सर्विस की होती है, प्रॉपर्टी की होती है, तो मुख्तलिफ चीजों की होती है। और एक और लफ्ज भी यूज करूंगा अभी मैं, परक्विजिट की होती है। परक्विजिट क्या होता है वो भी आपको बता देंगे बाद। तो बोलता है सब सेक्शन 1 में, अब सेक्शन 68, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, रेंट, बेनिफिट, सर्विस और परक्विजिट वुड बी द प्राइस that the asset, rent, benefit, service would ordinarily fetch on sale or supply in open market. ओपन मार्केट में सेल और सप्लाई करने से जो वैल्यू हासिल होती हो वो फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी। और कब? ऑर्डिनरीली का लफ्ज यहाँ पे लिखा है, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल सर्कमस्टांसेस में नहीं, क्राइसिस की सर्कमस्टांसेस में नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टांस। तो हमें उसकी सही औकात पता चलेगी। अदरवाइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में उसकी जो हमें प्राइस पता चलेगी वो फेयर नहीं होगी। अब आप में से अगर अभी फर्ज कर लीजिए ग्रोसरी परचेज करने जाते हो, जो रिसेंट डेज में अगर आप में से कभी कोई अपने घर के लिए शक्कर खरीद के लाओ, चीनी जिसे बोलते हैं, है कोई ऐसा स्टूडेंट जो रिसेंटली खरीदी हो? अंदाजन कितने रुपए केजी? 110, 120 आज। यानी आप जब आज रोना रो रहे हैं कि इंतहाई महंगाई है, तो यही हो रहा है ना आजकल, तो शोर मचा हुआ है कि महंगाई है। तो और आपने फर्ज कर लीजिए 110, 120 की खरीदी। मैं अगर आपसे बोलूं कि 2003 में चले जाइए, 2003 में, आज से 19 साल पहले कितनी होगी अंदाजा? 40 रुपए, 50 रुपए। सही है। और व्हाट इफ आई टेल यू कि उस वक्त 130 रुपए थी। वजह ये थी कि एक मशहूर शख्सियत है जिनके पास सिंध की तकरीबन 20 शुगर मिलों का कंट्रोल है। सही है। उन्होंने वहां पे एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी थी उस जमाने में। वो शक्कर उस जमाने में भी 130 रुपए किलो, उसके बाद वापस आ गई थी। सही कह रहे हैं आप, 50-55 रुपए पे आ गई थी। लेकिन ये कि उन पर्टिकुलर डेज में ये इसकी प्राइस ऐसी हुई थी। दैट वाज नॉट फेयर मार्केट वैल्यू, दैट वाज मार्केट वैल्यू, बट दैट वाज नॉट फेयर मार्केट वैल्यू। तो अब आज के बाद याद रखिए कि इनकम टैक्स वाला जब हमें फेयर मार्केट वैल्यू का लफ्ज यूज करेगा, जो मैंने सेक्शन 15 में तो आपको लिखा हुआ दिखा ही दिया है। सही है। और भी मुख्तलिफ जगहों पे आपको पढ़वा भी देता हूँ, अभी भी दिखा दूंगा, समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी एक आध जगह पे नजर आ जाएगा। सेक्शन 13 में आएंगे 1(3). मैंने आपको ये बताया था ना कि कॉमन रूल्स हर हेड ऑफ इनकम से ताल्लुक होगा। सेक्शन 13 में आते हैं, हेडिंग है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। अभी एक लफ्ज बोला था ना मैंने, परक्विजिट क्या होता है वो शमीर आपको तफसील से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर 13 के 11 में अगर आप जाएं, 13 के 11 में अगर हम जाएं, तो मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं। बोलता है
ये क्या बोलते हैं, वेयर ए प्रॉपर्टी or services are rendered by an employer to an employee, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary shall include fair market value. अंडरलाइन करने का लफ्ज है फेयर मार्केट वैल्यू। देख लें ये सैलरी का हेड चल रहा है और लफ्ज क्या आ गया, फेयर मार्केट। तो कहने का मतलब ये कि जो हम छोटे छोटे कॉमन रूल्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में, उनका ताल्लुक बाद में सारे हेड्स ऑफ इनकम से बनेगा आपको। सेक्शन 77 पे भी एक नजर देख लेते हैं। सेक्शन 77 ये शुरू में ऐसा जरूर होगा कि मैं बार बार आपको इधर से उधर सफे पलटा के ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। 77 की हेडिंग है कंसिडरेशन रिसीव्ड। इसमें यार सबसेक्शन नंबर नहीं याद है मुझे, चलें देखें क्या सबसेक्शन 1 पढ़िए जरा आवाज से, आप ही पढ़ें बेटे, सबसेक्शन 1 आवाज से पढ़ें। नहीं आप शुरू से तो पढ़े ना। whichever is higher, whichever अंडरलाइन कर लें फेयर मार्केट वैल्यू का लफ्ज। बोले जब हम में से क्या होता है, हमें ये पता है ना, हम अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा रखेंगे तो इनकम भी ज्यादा हो जाएगी, सही है ना। तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि हम सेलिंग प्राइस को अंडर स्टेट करने की कोशिश करते हैं। कल आ गया दरमियान, बोले अंडर स्टेट करते रहो, तुमने जिस बताई और मैं देखूंगा फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा होगी वो ट्रीट कर लूंगा मैं। अब तुम कितनी भी अंडर स्टेट करते रहो, सही है ना। कंसिडरेशन रिसीव के लफ्ज को भी अंडरलाइन करना है, हेडिंग वाले को नहीं, जो अंदर लिखा हुआ है। तो एक नजर सेक्शन 37 पे भी आ जाती है। ये मैं आपको जो इधर से उधर घुमा रहा हूँ, पता है ये क्यों घुमा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हर सेक्शन दूसरे सेक्शन से लिंक हुआ हुआ है यहाँ। अब देखिए जरा सेक्शन 37 में ए और बी लिखा हुआ नजर आ रहा है कहीं, ए माइनस बी, वेयर ए इज द, नीचे वेयर ए इज द, अंडरलाइन करने का लफ्ज है। और हेड कौन सा चल रहा है, देखिए। तो क्या हो गया, कॉमन रूल्स की अहमियत अंदाजा हुआ अब आपको कि वो देखने में वहां छोटा सा रूल लग रहा है, ताल्लुक हर हेड से बन रहा है उसका। सैलरी के हेड में वो आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में वो आ गया, और अब यहाँ पर भी घूम घुमा के आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइंदा ये याद रखिएगा। अभी तो जाहिर है शुरू की क्लासेस हैं, तो आपको अभी इतना ज्यादा कंसोलिडेट इतने आराम से नहीं होगा, शुरू के आपको 10-12-15 दिन लगेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो स्टूडेंट टैक्स का सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा वो जो जितनी जल्दी सेक्शंस की लिंकेज को काबू कर लेगा। वैसे देखिए ये मैंने आपको सिर्फ टेलर दिखाया था आज, ऐसे होगा। लेकिन जब आप ये सारे सेक्शन पढ़ते जाएंगे ना, तो आपकी लिंकिंग भी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और होती जा रही है, तो इसका मतलब है यू आर ऑन राइट। देखें एक आपने जिंदगी में कई मर्तबा आप सब लोगों ने जिक्सॉ पजल्स सॉल्व किए होंगे। होता क्या है, ये एक पूरा पजल है और इसके बहुत सारे आपके पास टुकड़े रखे हुए जो आपको यहाँ पे फिट करने। मिसाल के तौर पर 9 खाने वाला है, तो चलें अब ये इतने खाने इसमें, और जो आपको अब आप इनमें से एक खाना उठाएंगे ना, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ रखना है। बहरहाल बड़ा सोच समझ के आपने यहाँ पे फिट हो गया, तो दूसरा उठाया वो यहाँ फिट हो गया, तीसरा उठाया वो यहाँ फिट हो गया। अब ये आपको सब बड़ा मुश्किल लगेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा लगाना, लेकिन जैसे जैसे आपके ये लगते जाएंगे
अब इसके बराबर वाला जैसे ही आपके हाथ में आएगा फौरन आपको पता चल जाएगा ये तो यहाँ, ये यहाँ, और अब आपके पास तस्वीर वाजे होती जा रही है। अब आपको अंदर बिल्कुल इसी तरह से आपका इनकम टैक्स होगा यहाँ। अभी आपको टीचर इधर से उधर तो लेके जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते जाएंगे, जुमला मुकम्मल नजर आना शुरू हो जाएगा, पजल पूरा नजर आना शुरू हो जाएगा, तो ये टेक्स्ट होगा आपका टेक्स्ट पढ़ने का यहाँ पे, सही है। और फिलहाल आपके टीचर्स इस बात पे इत्मीनान रखिए कि टीचर्स आपको प्रॉपर लिंकेज कराएंगे, जैसे मैंने आज कराई है, ऐसे सिर्फ आज ही नहीं कराई है, ऐसे इंशाल्लाह जो लफ्ज का इस्तेमाल जहां आना होगा वो आपको उसी वक्त विजिट करा दूंगा मैं। अच्छा खैर, तो कमिंग बैक टू सेक्शन 68, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, रेंट, बेनिफिट, सर्विस और परचेज। बोले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी यूज हो रहा है फेयर मार्केट वैल्यू, वो भी दिखा दूं एक नजर। आ जाइए सेक्शन 39 पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मेरे ख्याल में ईएफ वगैरह में से कोई एक होगा, देखिए कौन सा है। जे, जे में यूज हो रहा है, चलें, ये नंबर नहीं याद है उसका, जहां जहां भी यूज हो रहा है उसको अंडरलाइन कर, आई और जे में, ठीक है। अब क्या रह गया, हर हेड में ही आ गया ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस रह गया। सेक्शन 18 में आए, सेक्शन 18, हाँ जी, कौन सा है, डी ए, डी, पेज नंबर बताइए पहले और फिर उसके, पेज नंबर 46 और इसमें क्लॉज डी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट रिसीव्ड, the fair market value of any benefit received by virtue of present, past, present और prospective business relationship, fair market value का लफ्ज याद दिया। तो पांचों हेड ऑफ इनकम में इसकी अहमियत है। वापस आ जाते हैं 68 पे। तो ठीक है, एक तो ये हो गया फेयर मार्केट वैल्यू, वो ऑर्डिनरी प्राइस हो गई जो कि फेयर किसी एसेट, प्रॉपर्टी, रेंट वेंट को मार्केट में सेल और सप्लाई करने से मिले, एक बात हो गई। दूसरी बात कि अब सवाल ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू तय कैसे की, यानी वैसे तो बड़ा आसान है, जब आपको एक प्लॉट परचेज करना है, आप जिस एरिया में परचेज करना है उस एरिया के 4-5 प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाएं, तो भाई ये इस 200 गज का प्लॉट इस ब्लॉक में कितने का है, तो वो आपको बता देगा, एक बताएगा कि 1.25 करोड़ का है, एक बताएगा 1 करोड़ 30-40 के दरमियान मिल जाएगा, इस तरह से तो आपको क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चल जाएगा, सही है। ये तो आपका तरीका है। मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन में सबसे पहले वॉट मोबाइल से आपने एक मोबाइल तय किया कि मैंने ये खरीदना है, वॉट मोबाइल पे गए, उसकी आपको वैल्यू वहां मिल गई, फिर आप कहाँ गए, सदर अब्दुल्ला हारून रोड गए, अब्दुल्ला हारून रोड गए, वहां पे पता चला 200-300 रुपए इधर उधर है, फिर उसके बाद कहाँ गए, ये कहाँ पे, सरीना चले जाए मेरा ख्याल में, सरीना ज्यादा बड़ी है मार्केट, लांडी, लांडी में बड़ी मार्केट नहीं, नहीं कहाँ पे, एक चेयर पे बैठे, फिर यहाँ पे डबल फीस दी है क्या, ये 2 कुर्सियों पे क्यों बैठ रहे हैं, मुफ्त हैं और बैठे ऐसे हैं हम, यानी इनकी बात में मुझे एक लतीफा याद आ गया, यानी एक लतीफा ये था कि एक बस में, अब तो खैर बस में टिकट नहीं होता है, लेकिन बस में 2 दोस्त जा रहे थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि यार देखो कंडक्टर मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने टिकट ना लिया हो, तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है यार ये तो कोई बात ही ना हुई, कमाल तो ये है कि मैं उसे ऐसे घूर रहा हूँ जैसे मैंने टिकट ले लिया हो। आपको देख के मुझे वो याद आ गया, यानी जो आप जिस कॉन्फिडेंस से आप लेट के क्लास अटेंड कर रहे हैं,
नहीं नहीं बैठ जाइए, मेरा मतलब अब बैठे ना, अभी नहीं, अभी भी नहीं बैठे सही तरह, ये हुई ना बात, सही है, बुरा तो नहीं मनाया आपने, आगे चलो। अच्छा हाँ, तो मैं ये बोल रहा था फेयर मार्केट हम लोग तो इस तरह से डिटरमिन कर लेते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स की बात होती है तो ऐसे नहीं डिटरमिन हो जाती फेयर मार्केट वैल्यू, उसका तरीक़ाकार दिया हुआ है। रीडिंग करें बेटा सेक्शन 68 का सब सेक्शन 3 पे आ जाएं, 2 को छोड़िए अभी, पढ़िए आवाज से पढ़िए। बोल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के किसी चीज की अगर फेयर मार्केट वैल्यू तय करनी है तो वो कमिश्नर तय करे। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हम यहाँ तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में इनकम टैक्स जो हम लोग अपना कैलकुलेट करेंगे और पे करेंगे, उसको चेक कौन करता है कि हमने सही पे किया या नहीं? इनकम टैक्स का पूरा एक डिपार्टमेंट है। जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है ताबानीज में, एक एजुकेशन ऑफिसर है, एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर है, एक चीफ फाइनेंशियल मैनेजर है, फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफिसर है, एक ओनर है, एक मैनेजर होगा कोई एजुकेशन का, एक मैनेजर होगा कोई एग्जामिनेशन का। बिल्कुल इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी मुख्तलिफ ओहदों के लोग होते हैं, कुछ कमिश्नर्स होते हैं, कुछ चीफ कमिश्नर्स होते हैं, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, कुछ डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कोई चपरासी होते हैं, कोई सुपरवाइजर होते हैं, कोई इंस्पेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर अब ड्यूटी लगाई है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर किसी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है तो वो कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। इस ऑर्डिनेंस में जो सबसे ज्यादा आपका वास्ता पड़ेगा इनकम टैक्स के बंदे से, वो कमिश्नर का ओहदा है। कमिश्नर के ओहदे का बंदा होता है जिससे आपका वास्ता पड़ता है। और ऑर्डिनेंस में लातादाद 12 ये लफ्ज हम इसके बाद पढ़ेंगे ही। अब रह गया सिर्फ सवाल कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट सब सेक्शन में बताइए। द बोर्ड में यहाँ से जी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द बोर्ड, जब बोर्ड का लफ्ज आए तो उससे मुराद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR के लिख सकते हैं आप इधर, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 68 का सब सेक्शन 4 है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तय करेगा। FBR की वेबसाइट आप लोगों को तो अभी खैर इतना नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कि FBR की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो वहां पे पूरे चार्ट पड़े हुए हैं, ये किस शहर के कौन से इलाके की किस किस्म की प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। सही, आप अगर देखना चाहेंगे आपके घर में जो आपका घर जिस जगह पे है तो आप वो लिस्ट को कराची की डाउनलोड करें, उसमें वो मुख्तलिफ इलाकों की उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली सोसाइटी अगर फर्ज करने हम बात करें तो वो A1 कैटेगरी है, इसी तरह क्लिफ्टन A1 कैटेगरी है। इसके अलावा कुछ इससे गुलशन इकबाल में आएंगे तो शायद वो A कैटेगरी हो, और उसके बाद सपूरा कोट की तरफ चले जाएं तो वो C कैटेगरी चली जाएगी। और इस तरह से मुख्तलिफ एरियाज की उन्होंने कैटेगरी दी हुई है, और फिर बताइए कि हर कैटेगरी की पर स्क्वायर यार्ड वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उन्होंने वहां पे की हुई। तो अब हमारा ये तय हुआ कि अगर हमें प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू देखनी होगी तो FBR के रेट लिस्ट देख लेंगे हम। अगर प्रॉपर्टी के अलावा किसी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू होगी तो वो तय करना किसका काम होगा? कमिश्नर का काम होगा। सब सेक्शन 2 हमने अभी आपको इसमें नहीं पढ़ाया है, इसके ऊपर भी आउटस्टैंडिंग लिखी। फेयर मार्केट वैल्यू shall be taken into account without having regard to any restriction on transfer। सब सेक्शन 2 के ऊपर आउटस्टैंडिंग लिखिए। अच्छा अब आ जाए, थोड़ी हमने बात कर ली अभी के क्लास 10:30 बजे तक, 10:15 बजे तो कल थी। अच्छा सैलरी भी स्टार्ट हो गया है आपका? शुरू शुरू में क्या बातें बताई हैं उन्होंने आपको? सैलरी
की डेफिनेशन बता दी, सैलरी क्या होती है बता दिए कि नहीं? जनरली भी समझते हैं सब लोग सैलरी क्या होती है। सैलरी, अच्छा फर्ज कर लीजिए मैंने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम किया किसी जगह, ठीक है ना, मेरी फर्ज करने के 1 लाख रुपए तनख्वाह थी। तो और उस कंपनी में रूल ये है कि जब महीना खत्म हो जाएगा उसके अगले महीने की 5 तारीख को, यानी जून की सैलरी मुझे 5 जुलाई को मिलेगी, जुलाई की सैलरी 5 अगस्त को। तो 30 जून को अगर मैं बोलूं कि मेरी इनकम, पूरे साल मैंने काम किया है, 12 महीने काम किया है, और सैलरी मुझे इस 12 महीनों में कितने महीनों की मिली है? 11 महीने की। 12वें महीने की नहीं, मेरी इनकम कितनी होगी, सैलरी इनकम कितनी कहलाएगी बताए? 11 लाख होगी कि 12 लाख होगी? क्यों? नहीं तो मैंने कमाई तो 12 लाख है ना, अर्न तो मैंने 12 लाख की। नहीं तो अकाउंटिंग में फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है ना अक्रूवल की, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे नहीं होगी। किसकी? किसने बोला है? बोला है ये कि नहीं बोला है? बोला है क्या हमने? क्या बोला है? इस वक्त नहीं होगी। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 देखते हैं, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 देखते हैं। सही कह रहे हैं आप, सब लोग सही कह रहे हैं। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 में बोल रहा है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस सैलरी रिसीव्ड इन ए टैक्स ईयर, अंडरलाइन करने का लफ्ज है रिसीव्ड। रिसीव होगी तो शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इन सैलरी, रिसीव होगी तो चार्जेबल होगी, रिसीव नहीं होगी तो चार्जेबल नहीं होगी। वेरी गुड। बहुत सारी चीजें। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या है? फर्ज कर लें असलम साहब ने अपना घर किराए पे उठा दिया, पूरा साल घर किराए पे उठा रहा, वहां पे भी किराएदार अगले महीने की 10 तारीख को रेंट देता है। 12 महीने घर पे किराए पे उठा रहा है, लेकिन जून का रेंट कब मिलेगा? जुलाई में। कितनी हुई मेरी इनकम? लाख रुपए पर मंथ रेंट। 11 लाख 12 लाख? क्यों? किसने कहा? पिछले साल की नहीं, मैं 12 महीने रहा है ना घर किराए पे, मैंने ये बोला 1 जुलाई को उठाया था किराए पे। हाँ भाई, 11 12 अनस ने बताया है, देखते हैं सही बताया कि नहीं बताया। 15 का सब सेक्शन 1, subject to this ordinance rent received or receivable, rent received or receivable, यानी यहाँ पे अंडरलाइन रिसीव, सिर्फ रिसीव नहीं होगा, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीवेबल। तो अक्रूवल बेसिस हो गई, यहाँ पे लिख लें इसके ऊपर अक्रूवल बेसिस, और वहां पे लिख लें रिसीव्ड बेसिस। तो ये जब ठीक है आपको टीचर ने तो बताए, लेकिन अगर आप लिखे हुए अल्फाज को देखें ना, तो ये जो लिखे हुए होते हैं सिर्फ ये रिसीव्ड या रिसीवेबल या ऐसे लफ्जों की अहमियत नहीं, असल चीज है वो आपने पकड़नी है उसमें कि पूरा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। यानी सिर्फ इस एक रिसीव्ड में लिखा हुआ है कि सैलरी के बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी रिसीव्ड बेसिस है, सिर्फ इस रिसीव्ड और रिसीवेबल के लफ्ज में पूरी कहानी लिखी हुई है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन अक्रूवल बेसिस पे होगी। सिर्फ ये रिसीव्ड और रिसीवेबल चंद लफ्ज नहीं थे, पूरा कॉन्सेप्ट था बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का। अब सवाल ये कि रिसीव्ड से क्या मुराद है? सही है, रिसीव्ड से क्या मुराद है बताएं? आप खामोश बैठे हैं, आप बताएं रिसीव्ड से क्या मुराद? जो मिल गया पैसा, जो पैसा मिल गया। अच्छा चलें, अब मुझे बताइए कि असलम, चल मिसाल दे रहा हूँ, एक सुबह एम्प्लॉयर आया, 30 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन था, असलम साहब के पास से जब गुजरा तो असलम साहब से उसने बोला
कि आज शाम को जाते हुए कैशियर से अपनी सैलरी ले लीजिएगा, सही है, 30,000 सैलरी। शाम को 4 बजे के करीब जब छुट्टी का टाइम होने वाला था, असलम गया कैशियर के पास और उसने कैशियर से बोला सैलरी, कैशियर ने उसको 30,000 रुपए दे दिए। रिसीव हो गए? कोई शक है? कैसे पता रिसीव हो गए? जाहिर है कमिश्नर ने वो उसने कैशियर ने उसको 30,000 रुपए दिए और जाहिर है उससे एक्नॉलेज करा। तो रिसीव की पहली शक्ल एक्चुअली रिसीव। कहानी को चेंज करते हैं। असलम साहब ने एम्प्लॉयर से लाख रुपए का लोन लिया हुआ था, लाख रुपए का लोन लिया हुआ था इस शर्त पे कि हर महीने मेरी सैलरी में से 10,000 रुपए काट लिया करें आप, और मेरी सैलरी जब भी आए 30,000 की, 10,000 रुपए उसमें से अपना लोन एडजस्ट करें और बाकी 20,000 रुपए मुझे पे कर दें। सही है, 30,000 सैलरी है उनकी। एक सुबह बॉस ऑफिस में दाखिल हुए, अपने रूम की तरफ जा रहे थे, असलम साहब की टेबल के पास से गुजरे, रुके, असलम साहब से क्या बोले? आज जाते वक्त कैशियर से शाम को 4 बजे 30,000 रुपए दिए। 30,000 है ना सैलरी, माइनस। तो असलम साहब ने 20,000 वसूल कर लिए और रिसीव भी किए। कितना लिए? कितने लिखे? कितने पैसे वसूल हुए? 20 वसूल हुए या 30? ये तो खुला तजाद आ रहा है स्टूडेंट्स के साथ। कितने लोग बोलते हैं 30 रिसीव हुए? मेजॉरिटी। सही है, क्यों? यस। तो 10,000 क्या हुए? एडजस्ट हुए, एडजस्ट हुए, लेकिन माने तो रिसीव जाएंगे ना। यानी इसको हम पलट के यूं भी बोल सकते हैं कि 30 पूरे मिले और उसमें से 10 उसने आवाज दे दिया। एक्चुअली रिसीव कितने हुए? रिसीव कितने हुए? एक्चुअली रिसीव्ड हुए 20। एक्चुअली रिसीव हुए, रिसीव हुए। क्या फर्क था दोनों में? वो क्या था? उसके वो पैसे जो 10,000 थे वो किसी और बात में लगा दिए गए उसकी मर्जी से। किस बात में लगा दिए गए? लोन एडजस्टमेंट में लगा दिए। रिसीव की दूसरी शक्ल, व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, उसी शख्स की मर्जी से कहीं और लगा दिए गए। कहाँ लगा दिए गए? लोन सेटलमेंट में लगा। तो दूसरे लफ्जों में रिसीव पूरे 30,000। तीसरी कहानी करते हैं। तीसरी कहानी, एक सुबह थी, एम्प्लॉयर हॉल में दाखिल हुआ और उससे गुजर के अपने रूम की तरफ जा रहा था। इस दौरान टेबल से नहीं गुजरे, टेबल के ऊपर थोड़ी चलता हुआ जा रहा था, टेबल के पास से, केबिन, केबिन से गुजरे, केबिन से गुजर के रास्ता जाता था, केबिन के पास से जाता था। नहीं, जा रहे हैं, कैशियर के पास जा रहे हैं, किस लिए? सैलरी हासिल करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान, अब ये तो 10,000 वाली कहानी नहीं है, कोई लोन वोन की कहानी नहीं। जा रहे हैं और खुश हैं कि अब आपसे थोड़ी देर बाद मेरी जेब में 30,000 रुपए होंगे। कैशियर के केबिन के पास पहुंचे केबिन के पास पहुंचे तो इस दौरान उन्हें ये ख्याल आया कि आज शाम तो 6 नंबर की बस में बैठ के मुक्का चौक के पास अंकल के घर जाना है। ये ख्याल आया तो सैलरी लेने का इरादा कैंसिल। क्यों?
एक तो ये कि 6 नंबर की बस में बैठ के जाना है, जेब जेब ना कट जाए। 6 नंबर की बस चलती है अभी, वहां नहीं चलती है? चलती होगी ना। लकी वन के सामने खड़ी होती है यार, आप देखते ही नहीं है। आज जब इधर उधर जा रहे होते हैं तो इधर उधर नहीं देखते हैं, कहाँ देख रहे होते फिर आप? नहीं, नीचे देख के तो चलना चाहिए, लेकिन जब आपको राइड मिली हुई है तो मौके से फायदा उठाए ना। अभी आप तारिक रोड से गुजरते हुए भी इधर उधर नहीं देखते। नहीं, ये तो दोगलापन है ना। यानी आप लालू केस से गुजर रहे तो इधर उधर नहीं देख रहे, तारिक रोड से गुजर रहे, तो ये क्या बात हुई यार? चले खैर। तो असलम साहब ने सोचा कि यार एक तो जेब कट जाएगी, रिस्क है, आज सैलरी नहीं लेते। दूसरा ये कि अगर जेब ना भी कटी तो जैसे ही मुक्का चौक पे उतरूंगा वहां कोई ना कोई भाई खड़ा होगा। सही है। तो ये सोच के उन्होंने इरादा मुलतवी कर लिया। उन्होंने सैलरी का क्या है, कल ले लेंगे, कल तो सीधा घर जाना है। सही है। पानी खत्म हो गया, क्या हुआ? सैलरी रिसीव नहीं हुई, लेकिन सेक्शन 69 अब बोलने वाला है कि ये सैलरी भी रिसीव हो गई। A person shall be treated as having received an amount. 3 कहानियां सुनाई थी असलम साहब की, तीनों यहाँ मिल जाएंगी। A person shall be treated as having received an amount when it is actually received by the person, applied on behalf of the person, at the instruction of the person, or under any law. When it is made available to the person. When it is made available to the person. असलम साहब को अवेलेबल कर दी गई थी, अपनी वजह से नहीं लिया उन्होंने। इनकम टैक्स वाले की नजर में ये सैलरी वसूल हो गई, 12 सैलरियां रिसीव हुई। आप ये नहीं बोलेंगे कि 11 रिसीव हुई थी, 12वीं तो अभी हुई नहीं थी, हो गई, रिसीव हो गई। क्यों? क्योंकि सेक्शन 69 ने रिसीव की तीसरी शक्ल भी बताई। या फर्ज कर लीजिए चले चेक के जरिए मिलती थी, उसको चेक मिल गया था 30 तारीख को, उसने इत्तेफाक से अपनी ड्रॉर में लॉक करके रख दिया, उसने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया, एम्प्लॉयर ने तो अवेलेबल कर दिया ना उसको, रिसीव। तो अब आपको एक चीज ये मालूम चली कि सिर्फ हालात वाकयात के ऊपर ही नहीं मुनहसर है, आपने ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुई है या जो होने वाली है, या उसकी लीगल फॉर्म क्या है, लॉ उसके बारे में क्या कह रहा है। तो नहीं, कोई भी शख्स नहीं बोलेगा कि असलम साहब के पास 30,000 रुपए आ गए, लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस के तहत आ गए। तो ये बड़ी आपको ध्यान रखना है पेपर में, वो जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा सैलरी का, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, वो आपको जो डेटा देगा उसमें 1.5 पेज का डेटा देगा, और फिर आपको उसकी इनकम कैलकुलेट करनी होगी। तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं लिखा हो उसको वो सैलरी नहीं मिली थी, और ये इस तरह की कोई कहानी दी हुई हो, और उस वक्त आपके जहन में स्ट्राइक करना चाहिए कि सेक्शन 69 में मेड अवेलेबल लिखा हुआ था, और लिहाजा ये 12वें महीने की भी शामिल करेंगे। ठीक है। तो ये चीजें सिर्फ ये नहीं है कि आप समझें कि ये थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, नहीं, इन थ्योरी की एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिकल में खुद, यानी मैंने आपको उस दिन ये बोला था ना कि 50-55 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, वो प्रैक्टिकल सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बन जाएगा, उस प्रैक्टिकल के पीछे भी तो ये थ्योरी होगी ना, इससे बनेगा प्रैक्टिकल। तो ये अगर कोई ये स्टूडेंट सोच रखे कि यार बस प्रैक्टिकल कर लूंगा 55 मार्क्स के, वो उसमें सॉलिड मार्क्स ले लूंगा, बाकी फिर भाड़ में जाए, नहीं, वो प्रैक्टिकल बेस ही इस पे कर रहा होगा। तो दिस वाज सेक्शन 69। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये तो मार्केट मार्केट अपनी डायरेक्शन खुद सेट करती है। रेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ। जी बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस है, तो बिल्कुल इसी तरह इनकी जो रेंट की वैल्यू भी हो सकता है फर्क होगी। सिर्फ ये कह देना, कि गुलशन इकबाल में 400 गज का बंगला है, तो ये काफी नहीं है। उसमें आप सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, प्लस नया बना हुआ है, पुराना बना हुआ है, प्लस उसमें सीमेंट का फर्श है, टाइल्ड है या मार्बल है, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं।
फेयर वैल्यू करीब करीब जरूर हो सकती है लेकिन सिमिलर नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो भी एक हम ये देखेंगे ना कि यार अगर इतना इतना परफेक्ट बना हुआ घर और कोई है, कोई ना कोई तो और भी होगा ना उसी ब्लॉक में, तो उनकी ओवरऑल। अच्छा जी, इस वाले की फर्ज कर लें 50,000 है, ये बेहतर बना हुआ है 55,000 हो, 60 हो। ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसकी डबल कर देगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसी के करीब करीब ही होगा। जी बेटे। मिसाल के तौर पे वैसे उसके इनका सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 50,000 तकरीबन रेंट की वैल्यू चल रही है, लेकिन एक इत्तेफाक से बेवकूफ बेवकूफ हाथ लग गया, इन्होंने उसको 60,000 फेंका, उसने बोला ठीक है, यानी एक्चुअल रेंट रिसीव हो गया 7,20,000। अब इसने बोला यार इसको तो अंडर स्टेट कर लेते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही चाह रहे हैं आप। 6 लाख क्या थी? फेयर मार्केट रेंट था, और एक्चुअल रेंट एक नजर वापस जाते हैं जो मैंने देखे, इस वजह से मैं बताता हूँ, पहले मैं कभी भी लूप होल छोड़ता ही नहीं हूँ ना। अब देखते हैं जरा सेक्शन 15(4) जो मैंने अभी आपको पढ़वाया था, उसकी लैंग्वेज एक दफा फिर से देखते हैं, आपको जवाब सिर्फ उसकी रीडिंग से मिल जाएगा। सेक्शन 15 के सबसेक्शन 4 में बोल रहा है, where the rent received or receivable is less than fair market rent, the person shall be treated as having received an amount equal to fair market। अगर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फेयर मार्केट रेंट से कम होगा तो फेयर मार्केट ट्रीट करेंगे, ज्यादा होगा तो आवे ही आवे, जाहिर एक्चुअल रेंट। फेयर मार्केट रेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपने अंडर स्टेट करने की कोशिश की भी हो, सही है। आपस में बातें नहीं करें। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? जी बेटे। एक्चुअल कितना है? आप अपने आप को मालिक मकान समझ लें। नहीं, आप अपने आप को मालिक मकान समझ लें। नहीं, आप अपने आप को मालिक मकान, अपने आप को बिल्कुल आप मालिक मकान की ज़हनियत तारी कर लें अपने ऊपर। यानी आपने 7,20,000 रेंट वसूल किया हुआ है, अब टैक्स लगाने का टाइम आ रहा है, क्या चाहेंगे आप? क्या चाहते हैं? नहीं, आप चाहते क्या है मुझे क्यों? यानी माल खाएं आप 7,20,000 और टैक्स दें आप 6 लाख, ये तो फिर ये नहीं नहीं नहीं, आपने माल ज्यादा खाया है और हुकूमत को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। नहीं सही बात, नहीं सही बात है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही है ना? नहीं, बात बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही नहीं, बात सही है। ठीक है, अब आप आगे बोलें। क्यों ले रहे थे कम? मैंने बोला था आपको कम लेने का? साले का आपको ख्याल है, और साले के चक्करों में आप मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। नहीं बताए, सही बात है ना? मेरी लॉजिक सही है कि नहीं है? आई समझ में? आप पूछे जाए, मैं जवाब दिए जाऊं, सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाऊं आपका, तो लॉजिक यही है भाई। मैंने तो देखे उस वक्त भी आपके सवाल का जवाब मैंने उस वक्त भी बोला था, रिश्तेदारी एक तरफ, गवर्नमेंट का हक एक तरफ। किसका सलाह आया? क्लास तो खत्म हुई है। अच्छा, सेक्शन 70 पढ़ना है हमें, तो वो मेरे ख्याल में सेक्शन 70 जरा बड़ा सेक्शन है, वो अभी क्लास खत्म होने से पहले खत्म नहीं हो पाएगा। इसके बदले सेक्शन 71 पहले पढ़ लेते। भारी हो रही है क्लास, तो चले छोटा सा सेक्शन है। अच्छा, जैसे
बिजनेस में जो भी जाहिर है ट्रांजेक्शन होती हैं तो उसमें आप एंट्री बना लेते हैं फौरन के, मिसाल के तौर पे फर्नीचर डेबिट 15,000 रुपए और कैश क्रेडिट 15,000 रुपए, सही है, इस तरह की बात। लेकिन कभी कभी आपके जब बिजनेस होते हैं तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती है जो फॉरेन करेंसी में होती है, डॉलर्स में या रियाल में या पाउंड स्टर्लिंग में, ठीक है। तो अब ये मसला आ जाएगा जब आप इनकम कैलकुलेशन करेंगे, तो आप इनकम कैलकुलेशन करेंगे तो जाहिर है आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मेरी इनकम 50 लाख रुपए थी और इसके अलावा $20,000 भी थी। तो आपको जाहिर है एक एब्सोल्यूट टर्म में आपका प्रॉफिट बताना है। तो इसका मतलब ये कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस भी अगर कोई होंगी तो आपने उनको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट किस रेट पे किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। मसला ये है कि जाहिर है जो डॉलर का रेट चल रहा होगा वो चल रहा होगा। तो अब डॉलर का रेट भी ऐसा स्टैंडर्डाइज नहीं है। आप बोल्टन मार्केट पे जाके किसी बंदे से पूछेंगे तो वो आपको कुछ रेट बताएगा, वेस्टर्न यूनियन पे जाएंगे तो वो कुछ रेट बताएगा, गैलेक्सी पे जाएंगे तो कोई और रेट बताएगा, किसी सट्टेबाज से बोलेंगे तो वो कोई और रेट बताएगा। तो पहली बात तो ये है कि इस ऑर्डिनेंस में आप ये लिख देंगे हम कि तमाम ट्रांजेक्शन्स पाकिस्तान रुपीज में होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन पाकिस्तानी रुपए में नहीं है किसी और करेंसी में तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए हमें खनानी एंड कालिए का रेट नहीं चाहिए, सट्टेबाज का रेट नहीं चाहिए, ब्रोकर का रेट नहीं चाहिए, गैलेक्सी का रेट नहीं चाहिए, वेस्टर्न यूनियन का रेट नहीं चाहिए। रेट कौन सा चाहिए? स्टेट बैंक का रेट चाहिए, स्टेट बैंक का रेट चाहिए। और आज का नहीं चाहिए, कल का नहीं चाहिए, परसों का नहीं चाहिए, 30 जून का नहीं चाहिए, 31 दिसंबर का नहीं चाहिए, उस दिन का चाहिए जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई। तो एक शेयर अर्ज किया लिखना है, सेक्शन 71 की साइड में लिखना है, छोटा सा इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश शायरी करता हूं मैं। बोले इरशाद। एसबीपी रेट एसबीपी रेट, ये पहला मिसरा था, वाह नहीं की किसी। तो अर्ज किया है एसबीपी रेट, ट्रांजैक्शन रेट। वो खत्म हो गया, सेक्शन 71 खत्म हो गया। गालिब मरा नहीं, गालिब की रूह फड़फड़ा गई होगी। Every amount, section 71, every amount taken into account under this ordinance shall be in rupees. Where an amount is in a currency other than rupees, the amount shall be converted into rupees at the State Bank of Pakistan rate prevailing on the date the transaction is taken into account. State Bank of Pakistan rate underline करने के लफ्ज है, State Bank of Pakistan rate, और फिर उसके बाद है प्रीवेलिंग ऑन द डेट ट्रांजैक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट, ऑन द डेट ट्रांजैक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट। और ये सारी बात को मुख्तसर तौर पे शेयर में डाल दिया गया, एसबीपी रेट ट्रांजैक्शन। बस एग्जाम में ये याद रखें, सही है। रोक लेते हैं यहाँ पे आज इसको, आज के हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। जिन लोगों ने ऑर्डिनेंस नहीं परचेज किया है, मैं मशवरा दूंगा कि जल्दी परचेज करें। जितना आप टाइम डिले करेंगे आपकी अंडरलाइनिंग वगैरह और मुश्किल हो जाएगा आपके।